वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सेल इंजरी की बात की, उसमें हम लोगों ने सेलुलर एडाप्टेशंस की बात की थी। फिर हम लोग ने रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात की, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात किया, फिर हम लोगों ने सेल डेथ की बात की और उसमें हम लोगों ने डिटेल बात की नेक्रोसिस की और फिर हम लोगों ने बात की एपोप्टोसिस की। इन सारे वीडियोस के लिंक जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी पूरे पार्ट नहीं देखा हुआ है फ्रॉम द बिगनिंग सेलुलर एडाप्टेशन से लेकर के और सेल डेथ तक जो हम लोगों ने बात की है, नेक्रोसिस यानी तनखीर और एपोप्टोसिस यानी रेजिश, उसकी पूरी डिटेल हम लोगों ने की बात की है, तो पूरे लिंक यहाँ मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द दिस एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। रेजिश और तनखीर में क्या फ़र्क है, इसकी बात हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस पढ़ने के लिए इस तरह का एक कॉलम बना लीजिए। एक तरफ हमको लिखना है एपोप्टोसिस यानी रेजिश, दूसरी तरफ लिखना है नेक्रोसिस यानी तनखीर, और यहाँ पर फीचर्स यानी खुसूसियात। ये तीन कॉलम ऐसे बना लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिफिनीशन की कि व्हाट इज़ द एपोप्टोसिस, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एपोप्टोसिस इज़ द कोऑर्डिनेटेड जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ है। तो कोऑर्डिनेटेड सेल डेथ है, जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ है, और इसे हम लोग सेल सुसाइड भी कहते हैं। अगर नेक्रोसिस के डिफिनीशन की बात की जाए तो इट इज़ द सेल डेथ अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोलिटिक एंजाइम आते हैं, उसकी वजह से सेलुलर कंटेंट जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं सेल्स के अपने डिस्ट्रक्शन से जो लाइसोसोम बर्स्ट हो रहा है वहाँ से भी आ रहे हैं, और जो वहाँ पर ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं उनकी वजह से भी आ रहे हैं। काजेस की अगर बात की जाए तो एपोप्टोसिस में भी फिजियोलॉजिकल, इट में भी पैथोलॉजिकल, तबई भी हो सकती है, मर्जी भी हो सकती है, लेकिन नेक्रोसिस जो है इट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। टाइप्स की अगर बात की जाए तो क्लासिकली जो एपोप्टोसिस है आमतौर पर ये सिंगल एक टाइप है। देयर आर द सर्टेन वेरिएशन, दो तीन वेरिएशंस हैं। वन इज़ नोन एज द नेक्रोप्टोसिस, जिसमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस जो है वो क्रॉस हो जा रही करीब मिली जुली। दूसरी चीज है पायरोप्टोसिस, फीवर के कंडीशन में होती है जिसमें कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ नोन एज द फेरोप्टोसिस, जहाँ पर आयरन डिपेंडेंट ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ उनका अकुमुलेशन हो जाता है। तो वो छोटी छोटी दो तीन किस्में हैं, लेकिन ये सिंगल टाइप है। हम लोगों ने नेक्रोसिस में पढ़ा था कि नेक्रोसिस में तीन मेजर टाइप हैं, कोआगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव एंड केशियस, और दो और टाइप हैं दैट इज़ नोन एज द फैट और फाइब्रिनॉइड। तो नेक्रोसिस पांच तरह की, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैटिक नेक्रोसिस जिसे हम लोगों ने कॉलिकेटिव नेक्रोसिस भी कहा था, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और एपोप्टोसिस आमतौर पर एक सिंगल तरह की। मार्फोलॉजी की बात की जाए यानी उसकी क्या खासियत हैयत कैसे दिखती है, तो जब भी एपोप्टोसिस होगी हम लोगों ने बात की है कि देयर विल बी दी नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब एपोप्टोसिस होती है तो वहाँ पर कोई चीज़ सेलुलर कंटेंट लीक आउट नहीं होता है। इन द नेक्रोसिस देयर इज ऑलवेज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हमेशा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रेजेंट होगा, इनवेरिएबली अकम्पनीड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। नेक्रोसिस जब भी होगी इन्फ्लेमेशन ज़रूर होगा, पहली ख़ास बात ये। दूसरी ख़ास बात क्या है कि इन द एपोप्टोसिस देयर मे बी द डेथ ऑफ द सिंगल सेल, एक सिंगल सेल की डेथ होती है आमतौर पर, और यहाँ पर जब भी होगी तो क्लस्टर ऑफ द सेल, नेक्रोसिस में क्लस्टर ऑफ द सेल्स होंगे, सेल जो है बंच होगा, यानी जो मेनी एडजेसेंट जो सेल्स होंगी वो भी उनकी भी नेक्रोसिस होगी, सिंगल सेल में नहीं होगी। तीसरी अगर हम लोग बात करें सेल साइज़ की, अगर साइज ऑफ द सेल की हम लोग बात करें तो इन द एपोप्टोसिस देयर इज द सेलुलर श्रिंकेज, यहाँ पर सेल जो है वो श्रिंक करती है, और इन द नेक्रोसिस देयर इज द सेलुलर स्वेलिंग, वहाँ पर सेल की स्वेलिंग हो रही है। हम लोगों ने बात की थी कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वाटर अकुमुलेट हो जा रहा है, सेलुलर स्वेलिंग हो जा रही है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, मेम्ब्रेन की बात की जाए तो मेम्ब्रेन इज ऑलवेज इंटैक्ट,
इनटू द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमेशा इंटैक्ट है, कभी रप्चर नहीं हो रही है और इसी वजह से कोई चीज़ लीक नहीं होती विसिनिटी में। और नेक्रोसिस में देयर इज द मेम्ब्रेन डिसरप्शन, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और उसकी वजह से सेलुलर कंटेंट लीक हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। तो मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो ये की बात की जाए। अगर हम लोग ऑर्गेनल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनल्स की, सेलुलर ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो एपोप्टोसिस में सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं, इंक्लूडिंग द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स और जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वो इंटैक्ट हैं और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज। अगर ये ब्रेकडाउन जब ये हो जा रहे हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड छोटी छोटी बॉडीज बन रही हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज। दीज एपोप्टोटिक बॉडीज, इसमें क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स हैं एंड देयर मे नॉट बी द न्यूक्लियर फ्रेगमेंट। ये एपोप्टोटिक बॉडीज बन जा रही हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज में थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आता है कि नॉर्मल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में प्रोटीन दैट इज द फास्फेटिडिल सेरीन, जो फास्फेटिडिल सेरीन जो प्रेजेंट होती है वो दिस इनटू द एपोप्टोटिक बॉडीज में मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती है, ये एक्सप्रेस हो जाती है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस एपोप्टोटिक बॉडीज। उसकी वजह से जो फैगोसाइट्स हैं वो इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और इनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं। नेक्रोसिस में क्या हो रहा है कि सारे ऑर्गन डैमेज हो जा रहे हैं, लाइसोसोम जो है ब्रेक डाउन हो जा रहा है, लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो जा रहा है और उसकी वजह से हमारे जो साइटोप्लाज्म में जो सेल्स हैं वो डाइजेस्ट हो जा रहे हैं। मैंने बात की थी कि वहां पर क्या हो रहा है, मोथ ईटन अपीयरेंस आ रहा था। क्या आ रहा था? मोथ ईटन अपीयरेंस, मोथ ईटन अपीयरेंस। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स को जगह जगह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई चीज़ बीच बीच से खा ली गई है। दैट वाज द मोथ ईटन अपीयरेंस। ये अपीयरेंस नेक्रोसिस में मिल रही है और ये इनटू द एपोप्टोसिस वहाँ पर ऑर्गेनल्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं और वो अगर फ्रेगमेंटेड भी हो रहे हैं तो वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर कवर हैं, कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही है और यहाँ पर ऑर्गेनल्स डैमेज हैं। लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है सब डैमेज हो गए हैं और मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो ये कंटेंट जो है लीक आउट हो जा रहे हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें कि व्हाट आर द चेंजेस इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में जो चेंजेस आ रहा है एपोप्टोसिस में, न्यूक्लियर क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंस हो जा रहा है और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है। नेक्रोसिस में हम लोग ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंडेंस होगा, दैट इज नोट द पिक्नोसिस। देयर में बी द कैरियोरेजिक्स जहां पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और देयर में बी द कैरियोलाइसिस, वहीं पर न्यूक्लियर धीरे 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 फेड अप होकर के वहां खत्म हो जाएगा। तो ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग अगर मॉलिक्यूलर चेंजेस की बात करें तो एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है कि द इनिशिएशन, कैसे एपोप्टोसिस का इनिशिएशन हो रहा है, कैसे शुरू हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर इज द लॉस ऑफ द सिग्नल ऑफ द नॉर्मल सेल सर्वाइवल। नॉर्मल सेल सर्वाइवल का सिग्नल या तो नहीं मिल रहा है उसको, अब सेल समझ जाती है कि हमें एपोप्टोसिस में जाना है, या देयर में बी द सम इंजूरियस एजेंट जो सेल के लिए इंजूरियस है, वो हो सकता है सेल में डैमेज हो गया। हम लोगों ने बात की थी कि डीएनए किसी वजह से डैमेज हो गया, रेडिएशन आया और कोई जो है वो कोई और इंजरी आई जिसकी वजह से इतना डैमेज हो गया कि सेल बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो गया, तो वहाँ पर सर्वाइवल सिग्नल ख़त्म हुआ या डैमेज हुआ, उसकी वजह से एपोप्टोसिस शुरू होती है। यहाँ पर क्या है, नेक्रोसिस में कैसे शुरू हो रही है, इनिशिएटेड बाय द वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि तमाम तरह के इटियोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन इज द दिस इस्चीमिया एंड द हाइपोक्सिया। तो इस्चीमिया और हाइपोक्सिया की वजह से मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा देयर में बी द टॉक्सिन्स, देयर में बी द केमिकल्स, देयर में बी द सम इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस और देयर में बी द सम माइक्रोब्स, और इन सब की वजह से इनिशिएट हो सकती है। होता क्या है कि यहाँ पर जो एपोप्टोसिस में
दो पाथवे हमने बताया था कि ट्रिगर होती है। इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर होता है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल और या मेजर पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि देयर आर द प्रो एपोप्टोटिक एंड द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, जिसे हम लोगों ने कहा था BCL2 फैमिली की है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और दूसरा पाथवे जो है द एक्सटेंसिक पाथवे, जिसे हम लोगों ने डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड पाथवे भी कहा था। दो तरह के डेथ रिसेप्टर आमतौर पे थे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1 जिसे हम लोगों ने कहा था, और दूसरा था फास जिसे CD95 कहा था। तो ये जिस तरह का भी रिसेप्टर एक्टिवेट होगा वहाँ पर लाइगेंड आएगा, उस तरह का वो लाइगेंड उससे अटैच होगा और उसके बाद जो है वो सेल के एपोप्टोसिस शुरू होगी। तो दो तरह से जो है वो मैकेनिज्म होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यहाँ पर जो सेल डेथ हो रही है इनटू द नेक्रोसिस, देयर इज द ATP डिप्लीशन। सबसे पहले हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है, ATP डिप्लीशन हो रही है और उसके वजह से देयर इज द मेम्ब्रेन डैमेज, मेम्ब्रेन रप्चर हो जा रही, अब फ्री रेडिकल इंजरी हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पर सेल डेथ हो रही है। तो ये दो चीज़ें मॉलिक्यूलर चेंजेस जो आ रहे हैं इनटू द दिस एपोप्टोसिस एंड इन द नेक्रोसिस। फेट की बात की जाए अगर इसका अंजाम क्या हो रहा है, तो एपोप्टोसिस में पहले भी हम लोगों ने बात की है कि देयर इज द नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जहां पर एपोप्टोसिस होगी वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा, देयर इज द ब्रिस्क फैगोसाइटोसिस ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज। ये वेरी रैपिड, बहुत तेजी के साथ फैगोसाइटो आते हैं और एपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ कर लेते हैं, वहां से हटा देते हैं। जब भी नेक्रोसिस होगी तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वेरिएबल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। हमेशा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहाँ पर प्रेजेंट होगा और नेक्रोस सेल जो हैं उनकी भी फैगोसाइटोसिस होगी, फैगोसाइट्स आएंगे और नेक्रोस सेल को वहाँ से हटाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द दिस एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो इसे पढ़िए आप लोग और पूरी सीरीज जो है उसको रिवाइज करिए, फ्रॉम द बिगनिंग द सेलुलर अडैप्टेशन से शुरू करिए और यहाँ तक आइए डिफरेंस बिटवीन दिस एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी, हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज़ द गैंग्रीन, जिसे हम गान घराना कहते हैं। आप लोगों में से रिक्वेस्ट, जो भी वीडियो देख रहे हों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, और जिसने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप बाकी अगले वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।